नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। मिशन 2024 फतह करने को लेकर जुटे सभी राजनीतिक दलों की नजर उससे पहले होने वाले विधानसभा चुनावों पर है। केंद्र की सत्ता के फाइनल से पहले का यह सेमीफाइनल मुकाबला माना जा रहा है। कर्नाटक जीत से उत्साहित कांग्रेस मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन तीन हिंदी भाषी राज्यों में बीजेपी को शिकस्त देने के लिए उत्साह से लबरेज दिखाई दे रही है। मुफ्त की योजनाओं और सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए जनता को लुभाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। आज जबलपुर से मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का आगाज करते हुए प्रियंका गांधी ने मुफ्त वादों की झड़ी लगा दी। ऐसे में बीजेपी को कर्नाटक हार के बाद अब तीन राज्यों के चुनाव के लिए अपनी रणनीति में बदलाव करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। बीजेपी केंद्र सरकार की उपलब्धियों के साथ साथ राज्य से जुड़े मुद्दों पर फोकस के जरिए कांग्रेस के प्लान को चौपट करने की रणनीति पर काम कर रही है। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि क्या मुफ्त की योजनाएं चुनावी वैतरणी को पार कराने का ट्रम्प कार्ड बन चुकी हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का सियासी संग्राम। कांग्रेस ने ढूंढ लिया चुनाव जीतने का फॉर्मूला। कर्नाटक हार से सबक लेते हुए बीजेपी ने चुनावी रणनीति में किया बदलाव। मुफ्त की योजनाएं करवाएंगी चुनावी वैतरणी को पार। चढ़ते सूरज को सलामी दुनिया का दस्तूर है, तो राजनीति भला इससे दूर क्यों रहे। कांग्रेस का कर्नाटक फॉर्मूला हिट हो गया तो हर कोई इसकी सवारी करने को बेताब है। दरअसल इस साल जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, कांग्रेस आला कमान उन्हें कर्नाटक फॉर्मूले के चश्मे से भी देख रहा है कि उसका कैसे फायदा उठाया जा सकता है। राजस्थान में सरकार रिपीट करने के लिए प्रदेश कांग्रेस पूरी तैयारी में जुटी है। कर्नाटक में जीत से उत्साहित कांग्रेस टिकट देने से लेकर जनता को फ्री बी योजनाओं की गारंटी देने तक उसी फॉर्मूले को राजस्थान में लागू करने की तैयारी में है। 5 गारंटियों के जरिए कांग्रेस राजस्थान में बीजेपी को चित करने की तैयारी में। वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सत्ता में दोबारा वापसी के लिए भूपेश सरकार की उपलब्धियों और सोशल मीडिया को हथियार बनाने की तैयारी में। जबकि मध्य प्रदेश के जबलपुर से नर्मदा पूजन के जरिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कांग्रेस के विजय संकल्प अभियान की शुरुआत कर दी है। साथ ही प्रियंका गांधी ने मतदाताओं को लुभाने के लिए वादों की बौछार भी कर दी। भारत के लिए, भारत की जनता के लिए, हमारी स्वतंत्रता के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए। तो आज की राजनीति में वो आस्था क्यों नहीं है? ये कर्मकांड क्यों बन गया है कि चुनाव के समय आकर घोषणाएं हो जाती है। यानी मध्य प्रदेश में मुफ्त की घोषणाओं के साथ सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर आगे बढ़ने का कांग्रेस ने अब मन बना लिया है। प्रियंका गांधी के वादे, हर महीने महिलाओं को दिए जाएंगे 1500 रुपए, गैस सिलेंडर 500 रुपए में देने का वादा, 100 यूनिट बिजली सभी के लिए होगी माफ, 200 यूनिट बिजली का बिल होगा हाफ, सरकार बनने पर पुरानी पेंशन होगी लागू, किसानों की कर्ज माफी का किया वादा। वहीं प्रियंका गांधी के चुनावी वादों पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में राहुल गांधी ने 2018 में जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। मध्य प्रदेश, जबलपुर, लेकिन वहीं पे राहुल गांधी जी 2018-17 में आए। वो वहां पर क्या कहते थे? 2018 में आके वहां पे गारंटी देकर गए थे कि किसानों के कर्जे माफ कर देंगे, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। कांग्रेस की सरकार भी मध्य प्रदेश में आई, लेकिन ना बेरोजगारी भत्ता मिला और ना ही वहां के किसानों के कर्जे माफ हो पाए। राहुल गांधी जी मुंह दिखाने लायक नहीं रहे तो बहन प्रियंका जी को वहां पर भेज दिया। मेरा प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस पार्टी से प्रश्न है कि किसानों के कर्जे क्यों माफ नहीं हुए और आज कौन से झूठे वायदे करने आए।
वहीं कर्नाटक चुनाव में मिली हार से सकते में आई बीजेपी को अब अपनी रणनीति में बदलाव करने पर विवश होना पड़ रहा है। पार्टी सूत्रों का मानना है कि इन विधानसभा चुनाव में प्रदेश के नेताओं के साथ पीएम मोदी ही सबसे बड़े पार्टी का चेहरा होंगे। इस साल होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे को चुनावी दृष्टि से पहले की तरह महत्व मिलेगा। राजस्थान में किरोड़ी लाल मीणा, सतीश पूनिया, गजेंद्र सिंह शेखावत जैसे दिग्गजों को साथ रखने की जिम्मेदारी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की होगी, जिसकी मॉनिटरिंग केंद्रीय नेतृत्व करेगा। मध्य प्रदेश को लेकर पार्टी हाईकमान ने कर्नाटक चुनाव से पहले सभी बड़े नेताओं को संकेत दे दिए थे कि एमपी चुनाव शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। मध्य प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर और नरोत्तम मिश्रा को पार्टी का साफ संदेश है, पूरा प्रदेश नेतृत्व एक साथ नजर आए, क्योंकि एक छोटी सी चूक पार्टी को आगामी विधानसभा चुनाव में बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। मध्य प्रदेश में सरकार और संगठन के बीच समन्वय को बेहतर करने पर जोर दिया जाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और बृजमोहन अग्रवाल पर पार्टी पूरा भरोसा करने के मूड में है। साथ ही हर चुनावी राज्य में जातीय समीकरणों को साधा जाएगा और छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज को ज्यादा नुमाइंदगी दी जा सकती है। जरूरत पड़ने पर गोंडवाना आदिवासी पार्टी के साथ भी 1-2 सीटों पर गठबंधन किया जा सकता है। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले इन 3 प्रमुख राज्यों का चुनाव सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है, जहां पर मुफ्त की योजनाओं का तड़का लगेगा, जातिगत समीकरण बैठाए जाएंगे। वहीं राष्ट्रीय मुद्दों के साथ राज्य से जुड़े मुद्दों को तरजीह दिए जाने की तैयारी। कुल मिलाकर घमासान जबरदस्त होगा। कांग्रेस जहां परिवर्तन की लहर के भरोसे बीजेपी को मात देने की तैयारी में, तो वहीं बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे और राज्यों की रणनीति में बदलाव कर कांग्रेस के अरमानों पर पानी फेरने की जद्दोजहद में जुटी। ऐसे में चुनौतियां दोनों धड़ों के सामने। कांग्रेस के सामने अंदरूनी कलह सबसे बड़ी चुनौती है, तो बीजेपी के सामने मुफ्त रेवड़ियों का पहाड़। सवाल है पार कैसे पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। या तो 3 राज्यों का अश्वमेघ यज्ञ ऐसे कहा जाए जो शुरू हो चुका है और पहली आहुति प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से मध्य प्रदेश में दी गई, यानी कि 5 गारंटियों का ऐलान किया गया है। सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि आखिरकार क्या कर्नाटक से मिली संजीवनी से कांग्रेस से बेहद लवरेज से उत्साहित हो चुकी है और साथ ही बीजेपी को अपनी स्ट्रेटजी पर एक बार फिर से विचार विमर्श करने पर मजबूर कर दिया है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के सभी अतिथियों से। मेरे साथ वैभव अग्रवाल जी हैं, आप प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हैं। डॉक्टर टीना कर्मी जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। प्रीतपाल सिंह सलूजा साहब हैं, आप प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हैं। और राजनीतिक विश्लेषक रवि अरोड़ा जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत मैं डॉक्टर टीना कर्मी जी आपसे ही करूंगा। कर्नाटक की जीत ने कांग्रेस को संजीवनी दे दी। अब देखिए, कर्नाटक की जीत नहीं, लगातार हिमाचल में हमें जीत मिली है, उसके बाद कर्नाटक में। और अब आप देखेंगे जिस तरीके से प्रियंका गांधी जी आज गई, तो वहाँ कार्यक्रम में उनका जोश देखने लायक था। क्योंकि आप देखिए कि 220 से ज्यादा जो घोटाले वहां पर हुए हैं, इसीलिए जनता जो है वो कांग्रेस की तरफ देख रही है। एक बात से मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। वहां की जनता कह रही है एक ही विकल्प, कांग्रेस का हाथ। जनता जो है वो कांग्रेस के साथ है। क्यों है? इसके पीछे रीजन है। लगातार देश में आप देखेंगे कर्नाटक के अंदर 40% कमीशन की सरकार रही, तो वहां पर जैसे हम लोगों ने भ्रष्टाचार किए, जिस तरीके से उजागर किए, सब देखिए सरकार चली। यहाँ पर 40% नहीं है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 80% की घोटाले पाए जाएंगे, क्योंकि लगातार शिवराज सिंह चौहान लगातार महाकाल, आप देखिए महाकाल कॉरिडोर के अंदर भी भगवान तक को नहीं छोड़ा इन्होंने। बात करते हैं भगवान के, श्री राम की, और बहुत बड़े बड़े नारे देते हैं। अब दूसरी बात कहना चाहती हूँ कि देखिए बीजेपी की पैरों तले से जमीन क्यों खिसक रही है। ये हम नहीं कह रहे। आज प्रफुल्ल केतकर ने ऑर्गेनाइजर लेख में क्या लिखा है, नहीं चलेगी, धर्म की राजनीति से सकते हो। जो मोदी का मैजिक कहीं ना कहीं फेल हो गया। अब जो 300 करोड़ रुपये लगाए गए थे, जनता का जो पैसा खर्च किया गया था प्रिंट मीडिया के थ्रू PR करने में, मोदी जी का एक छवि बनाने में, वो पैसा तो जनता का फेस चला गया।
क्योंकि अब जो है लोगों को ये दिख रहा है कि हमें मोदी मैजिक नहीं चाहिए, हमें सच में रोज की रोटी और जिस तरीके की जो सुविधाएं हैं वो चाहिए हमें। वो सुविधाएं सिर्फ कांग्रेस दे सकती है। लगातार अब देखिए कर्नाटक के अंदर 5 गारंटी उन योजनाओं को पूरा किया। जो मैनिफेस्टो में हमने कहा वो हम मध्य प्रदेश में भी पूरा करेंगे। जहां जहां विधान चुनाव होंगे कांग्रेस जो बातें करती है वो वादे पूरे करेंगे। और इसी वजह से ये विश्वास जब बन रहा है तो जो युवा कांग्रेस के जो नेता है और कार्यकर्ता उनमें जोश है और जनता जो है वो यानी ये माना जाए कि आम आदमी पार्टी की तर्ज पर मुफ्त की घोषणाएं और बीजेपी का हिंदुत्व का फॉर्मूला ये अपना लिया कांग्रेस पार्टी ने, और उसको लग रहा है कि इसी के सहारे अब नैया पार होगी। नहीं, ये कहना ही गलत है। मुफ्त और रेवड़ी ये सब प्रधानमंत्री के मुंह से छूट देता है। वो तो कह रहे हैं 80 करोड़ लोग को राशन दे रहे हैं, उनको तो कहते हुए भी शर्म महसूस होनी चाहिए। आप बोल रहे हैं वो अपने बात खुद कह रहे हैं 80 करोड़ लोग को राशन दे रहे हैं, तो मुफ्त वो भी तो दे रहे हैं ना, वो कहाँ से दे रहे हैं वो? ठीक है, सलूजा साहब इस पर जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले वैभव अग्रवाल साहब क्या जवाब दीजिएगा? डॉक्टर टीना कर्मवीर की तरफ से तो यही कहा जा रहा है कि लोग उकता चुके हैं, अब मोदी मैजिक नाम की कोई चीज बची नहीं है, और कर्नाटक और हिमाचल की जनता ने अपना जनादेश तो ना दिया, समझना चाहिए बीजेपी को अब। और देखिए ऐसा है कि टीना जी ने बोल दिया भाजपा के पैरों तले जमीन खिसक गई। चलिए ठीक है, उनकी इच्छा है, लेकिन मुझे तो कहीं खिसकती हुई दिख नहीं रही है। मुझे तो कृष्ण जी का वो बात याद आ रही है महाभारत में, जहाँ पे जब कृष्ण जी ने बोला किसी को दक्षिणा के रूप में अपने शिष्य को बोला था कि जा दी जमीन जहां तक तुम्हारी नजर, है ना। तो मुझे तो अभी वो महसूस हो रहा है, बट कोई बात नहीं, हो सकता है मेरे को ना दिख रहा हो। मैं आंखों पे पट्टी बांध के बैठा हूँ, सत्ता के नशे में चकाचौंध होके बैठा हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी तो कांग्रेस में, और देखिए ये वाली डिबेट ऑन रिकॉर्ड रहेगी, मैं अभी बोल रहा हूँ कांग्रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे के दिन बहुत सीमित हैं, और अभी 2024 के चुनाव प्रियंका गांधी कैंपेन कमेटी की अध्यक्ष रही। ये बात मैं बोल रहा हूँ। और आज की डिबेट क्या है, 12 जून है मंडे, अपनी रिकॉर्ड पे है। तो अब क्या है कि अगर कांग्रेस और एक मिनट अभी टीना जी आ रहा हूँ, सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये भी टीना जी ने ये भी नहीं पढ़ा कि चरणजीत सिंह चन्नी, जो कि कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री थे पंजाब के, उन्होंने 340 पेज का एक नॉवल लिखा है। नॉवल बोले, जानकारी रखिए, बायोग्राफी बोले, जिसके अंदर ये लिखा है। नॉवल क्या होता है? नॉवल अलग होता है, पूरी जानकारी रखिए। करता हूँ, मच्छी बाजार मत बताइए। ठीक टीना जी, आऊंगा आपके पास, वो तंज कस रहे हैं, समझिए ना, सुनने की क्षमता रखिए। चरणजीत सिंह चन्नी ने 340 पेज की कहानी में स्वयं की चीफ मिनिस्टर की किताब इस तरह करके नाम किया है। उसमें पहले पन्ने में लिखा है पंजाब आज की तारीख में चल रहा है तो गांधीयों की साइकोपैथी की वजह से चल रहा है। ठीक है, तो ये अभी हो सकता है आपको नहीं पता हो या टीना जी को भी नहीं पता हो, लेकिन मैं बता रहा हूं कि जब डिबेट के लिए आते हैं और पॉलिटिकल सर्कल्स में राष्ट्र स्तर पे करने की कोशिश करते हैं, तो उस लेवल पे खबर होनी चाहिए, है ना। तो क्या है कि इसके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है। अब राहुल गांधी ने आगे किया था आम आदमी पार्टी के साथ नेगोशिएट करने का, ठीक है, वो फेल हो गए। आम आदमी पार्टी का कद अपने ऊपर, अरविंद केजरीवाल की पार्टी अपने ऊपर बना के चल रही है। अब दिल्ली का ऑर्डिनेंस, राज्यसभा में हमारे पास वोट कम है, कोई बात नहीं, लोकसभा में तो पारित हो जाएगा। दिल्ली का ऑर्डिनेंस अभी आने वाले सत्र में हम लेके आएंगे, तो अब उसको कांग्रेस करेगी नहीं करेगी, तो अभी दूध का दूध पानी हो जाएगा। अपने को जुलाई 14 नहीं, तो वैभव अग्रवाल साहब, आप ये मानकर चल रहे हैं कि कांग्रेस की कमजोरी बीजेपी की ताकत है, कांग्रेस कमजोर रहेगी तो अपने आप बीजेपी ताकतवर रहेगी। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हो सकता है जो एक राजनीतिक का, राष्ट्रीय राजनीति का सिक्का मैं बात कह रहा हूं, तो हो सकता है अन्य राजनीतिक दल, सिर्फ भाजपा ही नहीं, अन्य राजनीतिक दल, देखिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो अंडरस्टैंडिंग है, मैं आपको बताऊं, जहां जहां कांग्रेस नुकसान उठाया है वहां वहां आम आदमी पार्टी को फायदा हुआ है, राइट। चले, तो आप देखिए, हमारा नुकसान जहां भी हुआ है वहां पे कांग्रेस को या आम आदमी पार्टी को फायदा नहीं हुआ है। कर्नाटक का एक एग्जाम्पल अलग है, तो अपन बाद में बात करेंगे। तो अभी हाल ही का एग्जाम्पल है, लेकिन मोटे तौर पे आप पंजाब देख लिए, गुजरात देख लें या राजस्थान देख लें, अभी आने वाले इलेक्शन आप देखेंगे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में
यदि आम ठीक है, आदमी पार्टी- यानी आपको लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक को छोड़ देना चाहिए और बाकी राज्यों की तरफ देखना चाहिए। ठीक है, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। सलूजा साहब, आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति रहेगी इन 3 राज्यों का जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, जिसको अश्वमेध यज्ञ के तौर पर संज्ञा दी जा रही, एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान? अच्छा जी, ये कांग्रेस प्रवक्ता को भी सुनना था, वैभव को भी सुनना था। मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि मेरी बात भी अच्छी तरह सुनेंगे, बीच में नहीं बोलेंगे। बिल्कुल मुद्दे पर आइए। हाँ, मुद्दे पे रहेंगे। आज 3 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता वैभव जी पता नहीं कौन सा टीम का चश्मा पहनते हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसकती नहीं दिख रही। लगातार हार रहे हैं। लगातार 2014 के बाद से लगभग सभी चुनाव हारे हैं। दिल्ली के अंदर इन्होंने कहा कांग्रेस को हमेशा इन्होंने छोड़ दिया, नहीं, दिल्ली में किसकी सरकार थी 15 साल से एमसीडी में? भारतीय जनता पार्टी की। कुशासन किसका था? भारतीय जनता पार्टी का। एमसीडी के सारे स्कूल बर्बाद कर दिए, नर्सों डॉक्टरों का पैसा रोक दिया, कर्मचारियों का पैसा नहीं दे पा रहे थे, भ्रष्टाचार व्याप्त था वहां पे। दिल्ली की जनता ने इनको बाहर निकाला। 7 सांसद भी इनके बाहर होने वाले। अब आ जाते हैं कि आम आदमी पार्टी किस ओर ध्यान दे रही है। आम आदमी पार्टी जो अपनी सोच है, जो विचार है, उसी के आधार पे जो जनता के टैक्स के पैसे से जनता को लाभ पहुंचाने का काम है, वो आम आदमी पार्टी करती रही और करती भी रहेगी। आपने देखा होगा अभी कर्नाटक का चुनाव निकला, कांग्रेस को फायदा किससे हुआ? आम आदमी पार्टी के जो मैनिफेस्टो था, ठीक उसी तरह इन्हें उतार दिया। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी जब देखिए जमीन खिसक रही है, हिमाचल इनके पास से चला गया, कर्नाटक इनके पास से चला गया, पंजाब में मुंह की खा के बैठे, बंगाल इनके हाथ से चला गया, दिल्ली में 3 बार इनको मुंह की खानी पड़ी। अभी लगातार इन्होंने कल ही इनके जो मामा जी इनके वैभव जी के जो मामा जी है मध्य प्रदेश से, उन्होंने घोषणा की जो आम आदमी पार्टी की 1000 रुपए की योजना अपनी बहनों माताओं को देने की है, ठीक उसी तरह की योजना लेके आए। इनके राष्ट्रीय नेता, अंतर्राष्ट्रीय नेता नरेंद्र मोदी जी चीख के कहते हैं कि लोगों को फ्री की रेवड़ी नहीं बांट रही, तो ये रेवड़ी नहीं हो तो क्या है? अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव निकला, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के मुख्य जो योगी आदित्यनाथ जी क्या कह रहे थे, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, कि बिजली को आधा कर देंगे, किसानों को मुफ्त बिजली देंगे, बंगाल में जाके 100 यूनिट बिजली देने के बाद। नहीं तो सलूजा साहब, आपकी पार्टी इस बात से तो खुश होगी कि कम से कम हमारे दिखाए रास्ते पर अब देश की 2 बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां चल पड़ी। बिल्कुल बिल्कुल चलना पड़ेगा। जनता के टैक्स के पैसे से जनता को अगर लाभ नहीं देंगे तो जनता ठुकरा देगी। 18 राज्यों में कांग्रेस थी, 18 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी, अब ठीक है, राज्यों में ये तो देखिए अपने अपने दावे हो गए। बीजेपी प्रवक्ता ने अपना दावा किया, कांग्रेस की प्रवक्ता ने अपना दावा कर लिया, आपने अपना दावा कर लिया। लेकिन मैं रवि अरोड़ा साहब आपके पास आऊंगा। क्या विधानसभा चुनाव के नतीजों को लोकसभा चुनाव की नजीर के तौर पर देखा जा सकता है? इसका मतलब यह है कि विधानसभा चुनाव के जो नतीजे हैं कुछ कुछ उसी दिशा में परिस्थितियां बनेंगी? कोई गारंटी है क्या इसकी? कर दूं कि अगर लोकसभा चुनावों से चंद महीने पहले वही लेते हैं, यह विधानसभा चुनाव जो होने हैं 3 राज्यों में जी, तो इसका सीधा इफेक्ट तो पड़ता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ेगा। लेकिन यह बात भी स्पष्ट कर दूं कि पिछली बार आपको याद होगा जब छत्तीसगढ़ की हम बात करते हैं जी, जब वहां पर जो है कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन उसके 2018 में, लेकिन उसके बावजूद 2019 में जब इलेक्शन हुए तो उनमें 11 में से 9 सीटें बीजेपी के खाते में आई थी लोकसभा चुनावों में। क्योंकि लोकसभा और विधानसभा के अंदर लोगों की राय जो होती है राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाता है लोकसभा चुनावों को, और खासकर, लेकिन इस चुनावों का कितना इफेक्ट पड़ता है क्योंकि चंद महीने पहले होना, और अगर तीनों ही राज्यों में किसी एक पार्टी की सरकार आती है तो इससे नेचुरल बात है कहीं ना कहीं इफेक्ट हो सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ इस बार कांग्रेस और बीजेपी के बीच में तीसरी पार्टी जो आम आदमी पार्टी जो 2018 से पहले नहीं थी, 2018 में नहीं थी, वो अब सत्ता में लड़ाई लड़ रही है। ये दोनों ही पार्टी को चिंता की बात है, जबकि बीजेपी को इससे फायदा हो सकता है क्योंकि जहां जहां भी आम आदमी पार्टी ने लड़ाई लड़ी है वहां पे सीधा सीधा फायदा बीजेपी को मिला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश के अंदर जहां पे बीजेपी की सरकार है वहां पे भी जब 14 विधायकों की जिम्मेवारी लगाई गई, पार्टी संगठन के लोगों की जिम्मेवारी लगाई गई कि जब वहां का सर्वे किया गया तो वहां पे विधायकों और मंत्रियों के लिए लोगों की राय ठीक नहीं थी, जो एक चिंता का विषय थी। मैं समझता हूँ और यही स्थिति कांग्रेस की भी है। अगर आप राजस्थान की बात करते हैं तो यहाँ पे जिस प्रकार से आंतरिक कलह राजस्थान में बार बार उभर कर आता है, खासकर
वहां पर जब रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा गया तो उसको लेकर काफी चिंता का विषय था, लेकिन गहलोत सरकार ने पिछले काफी समय से तैयारी शुरू कर दी थी और ये साफ दिखने लगा था कि ये तैयारी 2023 के इलेक्शन की तैयारी है। और खासकर एक बात और बता दूं कि 2018 से पहले छत्तीसगढ़ के अंदर आप देखेंगे जिस प्रकार से मजबूत तौर पर कांग्रेस थी, आज वैसी स्थिति नहीं है, वैसा गठबंधन वैसे संगठन में मजबूती नहीं है। और यही हालात कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर भी, कांग्रेस का जो है राजस्थान में यही स्थिति है। चले, यानी अंदरूनी कलह आप मान रहे हैं, चाहे छत्तीसगढ़ के हिसाब से चाहे भूपेश बघेल वर्सेस टीएस सिंहदेव हो या फिर सचिन पायलट वर्सेस गहलोत, आप यही बात कर रहे हैं ना? ये बिल्कुल बिल्कुल ये सब चीजें जो है कहीं ना कहीं पार्टी को तोड़ती है, पार्टी कार्यकर्ता को तोड़ती है। और जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी जिस प्रकार से एक चेहरा शिवराज सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार की ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर और लगातार चर्चा का विषय बना हुआ था वो एक थम गया है और की लड़ाई जो लड़ी जाएगी जो है पूरी तरह से शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर लड़ी जाएगी, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। चले ठीक, यानी कि संकेतों का काफी महत्व होता है और वसुंधरा राजे सिंधिया जिस तरीके से हाल में एक्टिव होती दिखाई दी हैं, उसके बाद भी माना जा रहा है कि राजस्थान में क्या खासकर राजस्थान के लिए मैं बता दूं, इस बार उम्मीद है कि 70% सीटें कट सकती हैं। जहां तक चर्चा लगातार बाहर निकल कर आ रही है, 70% सीटें कट सकती हैं जो रूलिंग में है। मतलब कहीं ना कहीं यह तय है कि कांग्रेस में भी गठबंधन के सरकार से लेकर जो है संगठन के अंदर भी बड़े बदलाव की संभावना दिख रही है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा चुनाव की, जिसको लेकर दांव चलने अभी से शुरू कर दिए गए हैं। सभी मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मैं वैभव अग्रवाल साहब आपके पास आऊंगा। स्थानीय नेताओं को तरजीह दिए बिना खाली मोदी जी के चेहरे से काम नहीं चलेगा, ये बीजेपी को समझ में आ गया क्या? वैभव जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, मेरे पास आ रही है ना जी जी। तो मैं शायद उसके ऊपर कमेंट जी बोलिए। आपको आ रही है मेरी आवाज? जी वैभव जी बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। जी। मैं शायद उसके ऊपर कमेंट नहीं करूंगा अक्षय, बिकॉज वो शायद पार्टी का अंदरूनी मसला है और वो बाकी सब बोल सकते हैं सामाजिक तौर पे, बट मैं मेरी पार्टी में जानता हूं किस तरह डील करते हैं, किस तरह नहीं करेंगे और हमें राजनीति किस तरह करनी है। वो शायद पब्लिक में डिस्कशन का कोई मुद्दा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, प्रीतपाल बोल रहे थे कि ये हो गया वो हो गया। इनको याद आना चाहिए कि कर्नाटका में इन्होंने 240 सीटों पे नहीं 210 सीटों पे लड़ा था, सारी सीटों में वो क्या कहते हैं, सिक्योरिटी जब्त हो गई है ना। तो ये बड़े बड़े बोलते हैं। अभी अरविंद केजरीवाल का क्या होगा, वो अरेस्ट होंगे नहीं होंगे? अहमदाबाद में अभी जो केस चल रहा है उनके ऊपर, वो किधर जाएगा, किस डायरेक्शन में जाएगा? राहुल गांधी के साथ बैठेंगे या कहीं और किसी के साथ बैठेंगे? अभी तो बहुत मसले हैं, है ना। 3 मंत्री अंदर हो गए, 2 मंत्री दिल्ली में, 1 मंत्री पंजाब में, वो किधर जाएंगे केसेस? तो अभी बहुत मसले हैं, अभी देखते हैं क्या होता है। कांग्रेस में राहुल गांधी के 3 पासपोर्ट का मसला है, अभी उनका हाईकोर्ट में केस लंबे तक, देखते हैं क्या मसला होता है ना। तो ये क्या है कि अपनी पार्टी की बात समझे, अपनी राजनीति संभालें, हमारी राजनीति हमें करने दें। क्या हमारी दुकान नहीं तो सलूजा साहब यही तो कह रहे हैं कि जिस मॉडल पर हमारी सरकार काम कर रही है वो इतना प्रभावित कर रहा है कि चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, उसी रास्ते पर चलने पर मजबूर कर दिया। आने वाले इलेक्शन में प्रभाव दिख जाएगा। अगर इतना प्रभावी होता तो कर्नाटका में सारी की सारी सीटों पे जब्त नहीं होती ना, या हिमाचल में जब्ती नहीं होती, या गुजरात में जब्ती नहीं होती, जिधर भी गए हैं वहां जब्ती हुई है ना। सिक्योरिटी डिपॉजिट ही जब्त हो गया, तो ये तो बोलने की बात नहीं है, बहुत बहुत ज्यादा प्रभावी है ना। तो अपन उनके प्रभाव के बोझ के तले ही दब गए, है ना। तो अब क्या है, अब अपन जब प्रभाव के बोझ के तले दबे ही हुए हैं, तो मैं ये भी याद दिलाता हूँ कि 2014 में जब हमारी सरकार आई थी तो हमारे पास 28 में से 23 प्रदेश थे। आज हमने इतने प्रदेशों को लूट किया है, हमारे पास 8 है, 8 नहीं 11 है ना। लेकिन वो क्या होता है, एक साइकिल होती है राजनीति में, हमेशा एक टाइम साइकिल होती है। तो वो धीरे धीरे साइकिल चलती है और वो साइकिल नीचे आकर फिर ऊपर जाती है, ठीक है ना। ये तो राजनीति की बात है, लेकिन केंद्र में अपने सत्ता थामी हुई है, फुल मेजोरिटी के साथ थामी हुई है, फुल मेजोरिटी के साथ नहीं, कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ, है ना। जहां पे अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली के मालिक हम हैं, वहां पे हमारे देश के प्रधानमंत्री या हमारे अन्य पार्टी के कहते हैं कि हम देश के सेवक। बहुत फर्क है उसमें।
ठीक है, तो जनता अगर सरकार है तो ठीक जनता है, का लेकिन फायदा वो ये आरोप लगा रहे हैं कि संविधान को ताक पर रखकर अध्यादेश जिस सरकार को लाना पड़ जाए, तो ये तो वो आरोप ही लगा रहे हैं कि जानबूझकर दखल चाहती है कि हमारा बना रहे। सलूजा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। सलूजा साहब अपनी बात पूरी कीजिए, फिर टीना जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। तो याद दिला दूं, वैभव जी 2020 दिल्ली में अमित शाह ने जो दावा किया था 70 में 45 सीटों के लिए, झारखंड में दावा किया था 81 में 65 सीटों के लिए, आई कितनी 25, दिल्ली में आई कितनी 8। इस तरह से दावे भरपूर है, अगर बताने लगूंगा तो ये पानी सलूजा साहब आगे की बात करते हैं ना, अब पिछला तो जो होना था हो चुका, आगे क्या होना है उस पर बात करते हैं। अक्षय जी, देश समझ चुका है कि नरेंद्र मोदी जी सिर्फ झूठ बेचने आए थे, उन्होंने गंजों को भी कंघी बेचने का काम किया। अल्पोगतवा लोग समझ चुके हैं। लगातार वैभव जी उस चश्मे से नहीं देख रहे जिस चश्मे से कांग्रेस, हम और बाकी पार्टियां देख रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे रसातल की ओर जा रही है, खत्म होती जा रही है। ठीक है, 23 राज्यों को उन्होंने गिनाया, 18 राज्यों में पूर्ण रूप से थे, आज मात्र 5 राज्यों में पूर्ण रूप से है, बाकी राज्यों में भीख के कटोरे से या तो वहां के विधायकों को खरीद कर या खरीद फरोख्त कर इनकी सरकारें चल रही है। चाहे कांग्रेस को उन्होंने डिगाया, चाहे मध्य प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए, गोवा का उदाहरण ले लीजिए। नहीं तो मुझे एक बात सलूजा साहब बताइए ना, भारतीय जनता नहीं आपके दावे के मुताबिक, सर सुनिए तो मैं आ रहा हूँ, रवि जी आ रहा हूँ। मुझे ये बताइए कि जब आप कह रहे हैं कि जनता उकता चुकी है, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी बड़ी समस्याएं हैं और जनता चाहती है कि बीजेपी सरकार को किसी तरह सत्ता से बाहर करना, फिर विपक्षियों को एकजुटता करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्यों परेशान हो रहे हैं? जनता की आवाज विपक्ष होती है, सत्ता को उसने मौका दिया। जनता तो कंफ्यूज है ना कि हम असल विपक्ष माने किसको? नहीं, आप कौन कंफ्यूज है? सर जनता कंफ्यूज नहीं होगी कि असल विपक्ष किसे माने? भारतीय जनता पार्टी कंफ्यूज हो चुकी है। लगातार जैसे एक जहाज नीचे गिरने लगता है और कैप्टन हर बटन दबाना शुरू कर देता है कि किसी तरह जहाज को बचा ले, आज भारतीय जनता पार्टी की उसी तरह स्थिति है। चले ठीक, लेकिन कांग्रेस जिस जहाज को तैयार करने की कोशिश में है, डॉक्टर टीना, कांग्रेस के जहाज में आम आदमी पार्टी सवारी करेगी या नहीं करेगी? देखिए, इस समय भारतीय सलूजा साहब आऊंगा मैं टीना जी से मेरा सवाल था। संविधान को बचाना है, ठीक है, देश में जो अध्यादेश लाया गया काला कानून का, उसको तोड़ने के लिए विपक्ष एक हो रहा है। हम पूरी तरह कोशिश करें कि कांग्रेस भी हमारे साथ आए। ठीक है, डॉक्टर टीना जी, आम आदमी पार्टी कांग्रेस के पास जाए या कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के पास आएगी? देखिए, ये तो विपक्ष एकता के लेकर हम लोग रणनीति बना रहे हैं और उससे हमने सबके कहा है कि जिस तरीके से विपक्ष एकता पूरी तरीके से मजबूत है। और हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है देश में भाजपा मुक्त करना, इस देश को भाजपा मुक्त करना। जिस प्रकार साउथ के अंदर देखेंगे कि भाजपा को उखाड़ फेंका है जनता ने, क्योंकि भाजपा क्या कर रही है? भाजपा सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति करके चोटियां सेकने का काम कर रही है। आप जिस तरीके से क्या कह रहे थे, कर्नाटक में कह रहे थे गृह मंत्री, अरे तो अब हनुमान चालीसा का पाठ और धार्मिक कथाओं का आयोजन तो आपने भी शुरू कर दिया ना। दंगे हो जाएंगे मणिपुर में। डॉक्टर टीना, आप भी तो उसी रास्ते पर चल पड़ी हैं। एक मिनट मैं इसको कंप्लीट करती हूँ। मणिपुर में इनकी सरकार है, दंगे हुए, मणिपुर जलता रहा, लेकिन गृह मंत्री जी और प्रदेश के प्रधानमंत्री के कान में जू नहीं जो रखी। कभी ये विदेश यात्रा करके आते, कभी कहीं जाते हैं, लेकिन इनको जनता से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए जनता जो है विपक्ष की तरफ देख रही है, क्योंकि इन लोगों ने इतना किया जनता के ऊपर, इनको इनके ऊपर समय बैठा था। लेकिन इसके बावजूद आपने क्या किया? इन्होंने किया कि केंद्र में बैठी सरकार जो है प्रधानमंत्री करना चाहते हैं, हमेशा चुनाव प्रचार में बिजी करते हैं। इनको तो आरएसएस कह रहा है, इनका भारत कह रहा है कि मंथन की सारा और जिस तरीके से जो इनके सहयोगी दल, शिवसेना, अकाली दल, सब हो पाए, उसके बावजूद भी ये इतने कॉन्फिडेंस दिख रहे हैं कि हम लोग आने वाले, ठीक है, आम आदमी पार्टी इनको बड़ा अहम कि हम इनकी कोशिश कर रहे हैं, हम नहीं कोशिश कर रहे जनाब। ठीक है, लेकिन डॉक्टर टीना, जब कांग्रेस नेताओं एक तरफ ये कहा जाएगा कि हम मजबूत विपक्षी एकजुटता के जरिए हम बीजेपी को शिकस्त देंगे, जब वही पार्टी नेताओं की तरफ से कुछ इस तरह के बयान आते हैं कि कांग्रेस के नेता कहते हैं कि भाई ये आम आदमी पार्टी तो बीजेपी की बी टीम है, अभी इसी चर्चा के दौरान एक बार आया, तो फिर लोग विश्वास कैसे कर पाएंगे? रवि अरोड़ा साहब, आपको नहीं लग रहा है कि लोगों में कंफ्यूजन इस बात को लेकर होगा कि कौन किसकी बी टीम है?
और ये विपक्षी एकता का मतलब क्या है, कौन कौन से दल इसमें शामिल होंगे? अभी तक कोई पिक्चर तो साफ हुई नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब हिमाचल और कर्नाटक में कांग्रेस को जीत नहीं मिली थी, उससे पहले बहुत सारी ऐसी पार्टियां थी जो प्रधानमंत्री के अपने आप को दावेदार के रूप में देखती थी। और आज भी अगर थर्ड फ्रंट की हम बात कर लेते हैं, कोई भी मोर्चा सामने आ जाए और जो भी सामने आएगा सबसे पहले वो यही चाहेगा कि प्रधानमंत्री का कोई एक पार्टी का बड़ा नेता नहीं है, ऐसे 4 से 5 नाम अभी आपको सामने मिल जाएंगे। पर सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वो सभी पार्टियां राहुल गांधी जी के पीछे एक मंच पर आ पाएंगे, एक वो तीसरे मोर्चे में आ पाएंगी? सबको लेकर चलना संभव नहीं है। जैसे आम आदमी पार्टी की बात कर ले तो क्या अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी एक मंच पर कभी आ पाएंगे? नहीं, पवार साहब ने तो कह दिया कि चुनाव के बाद हम तय कर लेंगे। नहीं, यह बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि जिस जनता से वोट मांग कर आएंगे उस जनता को क्या जवाब देंगे? क्योंकि जिस जनता से आज तक जीतते आए हैं, जहां भी कांग्रेस की सरकारें थी वहां पर ही ज्यादा से ज्यादा फायदा आम आदमी पार्टी को मिला है। तो मैं समझता हूं ऐसे बहुत सारे मंच हैं, बहुत सारी बातें हैं, चाहे आप टीएमसी की बात करो, चाहे आप शरद पवार की बात करो, चाहे आप नीतीश कुमार की बात करो, मैं समझता हूँ इन सबको एक मंच पर लाना संभव नहीं है। विपक्ष को मजबूती के साथ एक साथ खड़ा करना, और अगर ऐसी सरकार बनती भी है तो क्या 5 साल के लिए सरकार दे पाएंगे? ये तो बात की बात है, लेकिन सवाल ये है कि एकजुटता की जो तमाम बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं, 23 तारीख को मेला भी लगने जा रहा है पटना में, क्या वो कारगर साबित हो पाएगा? और क्या यही वजह है कि बीजेपी को लगता है कि 2024 में कुछ होने वाला नहीं, विपक्षी दलों का शोर शराबा जरूर करेंगे लेकिन हम अपनी चाल चलते रहेंगे और जीत तक पहुंच जाएंगे? लेकिन जीत की हैट्रिक लगाना, वैभव अग्रवाल साहब, आपको नहीं लग रहा है कि इतना आसान नहीं होने वाला? इस बार चुनौती बहुत बड़ी है। अक्षय जी, चुनौतियां हमेशा बड़ी होती हैं। 2014 में जब भाजपा के अगुवाई में सरकार बनाई थी नरेंद्र भाई मोदी ने, और या नरेंद्र भाई मोदी की अगुवाई में जब भाजपा ने सरकार बनाई थी, 2 करोड़ का नारा, 15 ठीक है टीना जी, सुन लीजिए, मैं आ रहा हूँ, उन्होंने आपके बीच में इंटरप्ट नहीं किया, सुन लीजिए टीना जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, सुन लीजिए। खाते में भेजकर आप आए थे ना सरकार में, कहाँ है 15 लाख, किसके अकाउंट में है बताइए? टीना जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, उन्होंने बीच में आपको नहीं रोका ना, आप उन्हें सुन लीजिए फिर आप जवाब दे दीजिएगा। वैभव अग्रवाल जी, देखिए, मैं आपको बताऊं कि चुनौतियां क्या होती हैं राजनीति में। चुनौती नहीं होती, केवल एक आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन होता है। सामने जब मुश्किलें होती हैं जी, तो उनको लांघने के तरीके भी आ जाते हैं, सीख लिए जाते हैं, या तरीके इम्प्लीमेंट कर दिए जाते हैं। तो राजनीति में भाजपा कच्ची तो है नहीं, और 2014 से हमने ये समझा है कि हमने एक नई तरह की राजनीति सोची है। अब आप देखें कि हमने बचपन में जब किताबें पढ़ी और हमने देखा कि जंगल में जब एक रिवर बह रहा होता है, एक छोर पे शेर होता है, और ये भी यदि सब बाकी छोटे अन्य जानवर जो है दूसरे छोर पे इकट्ठे हो जाएं, तो वो समझने की बात होती है कि वो लोग उसको लांघना नहीं चाहते हैं। शेर के पास शेर दूसरे साइड पे खड़ा हुआ है ना, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, जनता भी एक चीज को समझती है। देखिए, सलूजा साहब कह रहे हैं कि बीजेपी मुगालता पाल कर बैठी है क्या, कि खुद को शेर समझ रही है, बाकी सबको अन्य जानवर की तुलना कर दी। मैं अपने आप को या किसी अन्य नेता को शेर या उसके परिभाषा में सीमित नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अब प्रीतपाल ने जो बोला वो बोला, लेकिन मैं आपको बताऊं कि उन्होंने बोला कि हमने अन्य सरकारों को जोड़ तोड़ कर लिया, खरीद फरोख्त कर ली, तो ये भी तो एक तरीका है राजनीति में, आना चाहिए ना करना। अगर आपको आता तो आप भी करते थे, कांग्रेस ने तामुर किया है, हमें आता, हमने कर लिया। अगर आप इल्जाम लगा रहे हैं तो इस बात, चले ये तो अच्छी बात है, कम से कम आप डंके की चोट पर कह रहे हैं कि हमें दांव पेच आते हैं, हमें विधायकों को तोड़ना आता है, हमने तोड़ लिया। मैं राजनीति कर रहा हूँ, कोई दूध थोड़ी निकाल रहा हूँ। नहीं तो सर मुझे ये बताइए वैभव अग्रवाल साहब, ठीक है, मैं इसी रास्ते पर आपके चल रहा हूँ। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ सर, महाराष्ट्र में पिछले चुनाव में शिवसेना आप लोग साथ में थे, दो फाड़ हो चुका है, और इस समय शिंदे गुट से भी अनबन की खबरें हैं। उधर नीतीश कुमार जी आप लोगों के साथ नहीं रहे, गठबंधन के साथी कम होते जाएंगे, चुनौतियां बढ़ती जाएंगी, तो मुकाबला कैसे कीजिएगा? मैं केवल उन बातों के लिए कह रहा हूँ जिनके इल्जाम हम पे लग रहे हैं। आप इल्जाम लगा रहे हैं तो मैं एक बात इल्जाम को मानते हुए ये बोलता हूँ, हाँ तो आप कर सकते हैं, आप कर लो भाई।
जिन अन्य दलों के विधायकों को छोड़ा है वो बिकने के लिए, टूटने के लिए तैयार भी तो थे। तो अगर आपको आदत तो यानी आप कह रहे हैं कि कांग्रेस भले 5 नहीं 7 गारंटी देती रहे, चुनाव के बाद भी हम खेल कर सकते हैं। अग्रवाल साहब, नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं केवल इतना सा कह रहा हूँ कि भाई साहब आप इल्जाम लगाओगे तो आप इल्जाम दूसरे पर तभी लगाते हो जब आप देखते हो कि दूसरा शक्तिशाली है, सक्षम है करने में। ठीक है डॉक्टर टीना करमवीर जी, वो कह रहे हैं कि हम आश्वस्त हैं अपनी तैयारियों को लेकर, हमारे पास मजबूत चेहरा है, हमारे पास विजन है, आपके पास क्या है? एक मिनट, देखिए राजनीति का स्तर कितना गिरा है ये इनके खुद के वक्तव्य से साफ। ठीक, अग्रवाल साहब आऊंगा मैं आपके पास। देखिए राजनीति का स्तर कितना गिराया है भाजपा ने इनके। ठीक है वैभव जी सुन लीजिए उन्हें, फिर मैं आ जाऊंगा आपके पास। रेल मंत्री को नैतिकता के आधार पर बालासोर में इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो भारत माता के नारे वो अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। नीतीश जी को भी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए था, पुल गिरा। ये इनकी राजनीति है, ये खुद बोल रहे हैं। डॉक्टर टीना जी, डॉक्टर टीना 850 करोड़ में पार्लियामेंट बन गया, पुल तो 1800 करोड़ का गिरा है, मतलब उसकी आया पार्लियामेंट नहीं, पार्लियामेंट की आया है, लेकिन पुल 1800 करोड़ का गिरा, उसकी भी आया नहीं है। ठीक है, नहीं बारी बारी से आप सभी मेहमानों से आग्रह, देखिए अगर बारी बारी से बात रखेंगे ना बेहतर लोगों को समझ आएगा। डॉक्टर टीना, काट की आंटी बार बार नहीं कटती है, कितनी बार ऑपरेशन लोटस कराएंगे, कितनी जनता इतना जनसमर्थन देगी वो ऑपरेशन लोटस इनका फेल हो जाएगा। जहाँ पे वोट की राजनीति करती है, अपने वक्तव्य से स्पष्ट जनता आपके दर्शक देख रहे होंगे इस प्रकार नफरती राजनीति और ये इनका दोहरा चरित्र है, स्पष्ट हो चुका है। उसके बाद भी कहना चाहती है कि सत्ता में से 2 करोड़ नौकरियां देंगे। डॉक्टर टीना, आप लोग अपनी पॉलिटिक्स पर आइए ना, कि आप लोगों के पास ऐसा क्या रहेगा जिससे आपको लग रहा है कि बीजेपी को शिकस्त देने में कामयाब हो जाएंगे हम सब? वो फॉर्मूला तो बताइए ना। मेरी आवाज पहुंची डॉक्टर टीना? आवाज आ रही है, 1 मिनट। ये इनसे रोजगार का सवाल थोड़ा सा लीजिए। महंगाई हो रही है तो कहते हैं प्याज नहीं खाते हैं, इनकी मंत्री से कोई सवाल पूछे तो नौकरी देती है, ये इनका व्यवहार है। तो उनका कुछ कैसे करेगी, बड़ा प्रवाद। इसीलिए एकता है, वो चाहती है कि जिस तरीके से साउथ में इनको भगाया खदेड़ा गया, भारत से इनको निकाला जाए, क्योंकि इतनी नफरती राजनीति करने चैनल पर बोल रहे हैं। ऑपरेशन लोटस में इनका फेल हो जाएगा और जनता जो है कांग्रेस की तरफ देखती है। जी चले, कम से कम वैभव अग्रवाल साहब ने जो बात थी स्पष्ट तरीके से कहा, और शायद आप लोगों को डर भी लग रहा होगा कि ये वैभव अग्रवाल साहब तो अब खुलकर बोलने लगे कि अभी तक तो आरोप लगते थे, हम तो डंके चोट पे कह रहे हैं। इल्जामों का जवाब दे रहा हूं, हमसे जो कमियां रही कंफर्म नहीं कर रहा हूं आपको, आप वो मेरे नाम पे मत को सुधारा है। अब सत्ता में वापसी केवल बातचीत ठीक है, आपने तंजिया लहजे में कहा, ठीक है की बात कर रहे हैं, चन्नी जी की केसेस की बात कर रहे हैं। इनके यहाँ एक नेता नहीं बोल सकता, इनके यहाँ एक नेता कर दे पार्टी से बाहर निकालने लाइनें भी तरफ से। इनके यहाँ बोलने का कोई क्या व्यक्ति की आजादी तो है नहीं। उन्होंने चन्नी जी की थीसिस में पढ़ा क्या है यहाँ? नहीं, मुझे बताइए कि गहलोत साहब और पायलट साहब में सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस बात का भरोसा है? अगर तो कैसे? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और यादव जी को तो चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अरे 11 जून को तो एक बार फिर सचिन पायलट ने इशारा दे दिया कि मैं अपने स्टैंड पर कायम हूँ। कर्नाटक के सलूजा साहब, ठीक है सलूजा साहब, ब्रेक पर जाने से पहले एक रिएक्शन मैं जरूर लूंगा, क्योंकि आपकी पार्टी का उदय ही भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ था। ठीक है, राजस्थान में जो बवाल चल रहा है कांग्रेस के भीतर में, अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट के बीच में, सचिन पायलट तो कह रहे हैं कि हम तो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, आवाज में उठाता रहूंगा, पीछे हटूंगा नहीं। तो ये मुद्दा बैकफायर नहीं करेगा कांग्रेस के लिए? अच्छा जी, ये मामला चूंकि ये मैम बताएंगी, कांग्रेस के प्रवक्ता वो है, मैं आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता हूँ। अभी वैभव जी ने कहानी सुनाई कि एक छोर पे शेर के रूप में और दूसरे छोर पे उन्होंने बकरी, नीम और पता नहीं क्या क्या बता दिया। मैं इनको एक कहानी याद दिला, शेर की खाल मिल गई, उसने ऊपर ओढ़ ली और राज करने लगा। जब उसको मौका दिया कि भाई ठीक है तुम शेर हो, तुम जंगल के राजा हो, कुछ बोल के दिखाओ, तो उसके मुंह से निकलने लगा ढाइचू ढाइचू ढाइचू। तो वो गधे का गधा ही रहा। खाली खाल पहनने से शेर नहीं होता। आपने 2000 का नोट बंद किया, 2000 का नोट लाया तो कहा भैया मास्टर स्ट्रोक है।
जो बातें कही से फेल हो गई, फिर एक मास्टर स्ट्रोक लाते हैं, 2000 का नोट आप बंद कर देते हैं। इनकी पार्टी का ही नेता क्या हाल है। और भरी आपके लाइव चैनल पे, नेशनल चैनल पर इस बात को माने जो अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी किसी की सरकार गिराने के लिए पहले पैसा लगाते हैं, पैसे से नहीं निपटता तो ईडी, सीबीआई और पता नहीं क्या क्या लगा देते हैं। तो अभी भरे चैनल पे आपके दर्शकों ने भी सुन लिया कि वैभव अग्रवाल जी इस बात को मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस काम को भी करती है। जो देश का संविधान भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का, उसको कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये उन्होंने मान लिया। देखिए, आप बोल रहे हैं वो लपेट रहे हैं। एक और ब्रेक के लिए हमें रुकना है। सलूजा साहब, आपने जो बात कही है, लेकिन सवाल तो ये ना कि विपक्षी एकता की बात जो कही जा रही है, विपक्षी एकता का आधार क्या है? क्योंकि ये 3 चुनाव क्या सेमीफाइनल के तौर पर कर रही है। देखिए लपेटना का काम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा चुनाव की। क्या 2024 के पहले का इसको सेमीफाइनल के तौर पर देखा जाए? मैं रवि अरोड़ा साहब आपके पास आऊंगा। आपने तीनों मेहमानों को सुना, उनके सबके अपने अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन चुनावी दृष्टि से आपको क्या लग रहा है, क्या सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा सकता है इन 3 राज्यों के चुनाव को? राज्यों के चुनावों को बिल्कुल सेमीफाइनल के तौर पे देखा जा सकता है, क्योंकि चुनाव जो है बहुत कम समय पहले है लोकसभा चुनावों से, और जीत का सीधा सीधा असर लोकसभा चुनावों में पड़ने वाला है। मैं ये समझता हूँ, क्योंकि इस समय पे पूरे देश की नजर इन 3 चुनावों पर ही है, खासकर पार्टियां, क्योंकि बीजेपी और कर्नाटक के बीच में, कर्नाटक के चुनावों के बाद जिस प्रकार से बीजेपी के अंदर आपने देखा कि हताशा हाथ लगी, और उसके बाद कहीं ना कहीं इस भूल से सीख लेने की कोशिश बीजेपी भी कर रही है, और वही हाल कांग्रेस का भी है, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। बेशक से वो हिमाचल का इलेक्शन जीत ले, बेशक से वो कर्नाटक का इलेक्शन जीत ले, उसके क्योंकि उसके पीछे कहीं ना कहीं मुझे लगता है आम आदमी पार्टी, क्योंकि एक तीसरी बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है जिस प्रकार से, वो सीधा सीधा नुकसान जो है कांग्रेस तो वोट बैंक में सेंध लगाती है, और यही हालत अगर लोकसभा के इलेक्शन में भी पड़ती है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है दोनों ही पार्टियां सीख लेने में लगी हुई हैं और पूरी तरह से अपने जो संगठन है उसको मजबूत करने में लगी है। और ये बात तय है कि ये 3 चुनाव, क्योंकि देखिए जो हम मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में पहले कांग्रेस की सरकार बननी तय थी, और उसके अंदर कहीं ना कहीं सेंध लगाते हुए जब उसके अंदर जो है बीजेपी ने सरकार बनाई थी, और अब वही हाल जो है अब इलेक्शन का समय है, और तीनों ही स्टेटों के अंदर जिन्हें जो इलेक्शन है वहाँ पे इज्जत दांव पर लगी हुई है दोनों ही पार्टियों के लिए, खासकर बीजेपी और कांग्रेस के, क्योंकि दोनों बिल्कुल फाइनल के पहले का सेमीफाइनल अगर कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर पूरी ताकत तो सभी दलों की तरफ से होगी, खासतौर पर बीजेपी और कांग्रेस का जिक्र हम कर रहे हैं। लेकिन वैभव अग्रवाल साहब, आज तो प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से 5 गारंटियों का ऐलान भी कर दिया गया। बीजेपी के पास इन 5 गारंटियों की काट क्या होगी? अक्षय जी, हमारी काट, हमारी किसी भी बात की काट किसी अन्य दल के पास नहीं है। आपने वो देखा है, सबने देखा है, सारे दलों को पता है। इसलिए क्या हुआ कि ये गारंटियां देनी पड़ रही हैं। अब क्या है, अब यहाँ पे मजे की बात क्या है कि ये गारंटी शब्द जो है उसको तो बोल दो। अब मैं आपको गारंटी करता हूँ कि मैं कल सवेरे आपको प्राइम मिनिस्टर के साथ नाश्ता करवाऊँ, मैं गारंटी करता हूँ। मेरे को एक ना गुलदस्ता भेज दो रिलीज का। अब अक्षय क्या करते हैं, अक्षय मेरे को गुलदस्ता भेज देते हैं, सुबह मैं फोन ही नहीं उठाता, बात ही खत्म। अब कर्नाटका में 5 गारंटी बोली थी राहुल गांधी ने मंच से, जब रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बोला था कि आप 500 करोड़ रुपए पैरल पार्क का भी दे दो चीन बनाने के लिए, ठीक है, तो मई में चली उसके ऊपर। कितनी गारंटियां देती अभी तक? 2 महीने हो गए। उन्होंने तो कह दिया कि हमने तो ऐलान भी कर दिया, तारीख की घोषणा कर दी, मुफ्त बस की यात्रा का भी ऐलान कर दिया है ना, डॉक्टर टीना है ना। अरे भाई उसमें कंडीशंस डाल दी, बीपीएल की जगह बीपीएल कर दिया, वो कर दिया, उसपे कंडीशन। अरे ऐसे थोड़ी होता है यार। ये हताशा है बीजेपी की। इलेक्ट्रिसिटी माफ जो है, ये हताशा है क्या वैभव अग्रवाल जी बीजेपी की? ये हताशा नहीं है, ये मजेदार मजे की बात है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में सारी जो स्कीम्स है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। आज की तारीख में क्या यदि पीएम जनधन योजना हो या पीएम इंश्योरेंस योजना हो या प्राइम मिनिस्टर कोई अन्य योजना हो, कोई भी स्कीम हो, स्टार्टअप स्कीम हो, फंडिंग स्कीम हो, कोई भी स्कीम हो, वो सारी ट्रांसपेरेंट रूप से ऑनलाइन एप्लीकेशन के जरिए, ऐप के जरिए अवेलेबल है। आप अकाउंटेबिलिटी देख सकते हैं, हुआ नहीं हुआ। यदि 2014 में जब हम आए, हमने 9 चीजें बोली अपने मैनिफेस्टो में, तो हमने उससे 8 या 7 करके 2019 के चुनाव
2019 के चुनाव में 10 चीजें बोली, उसमें से 5 चीजें कर दी। अब आने वाले दिनों में हम यूपी कर देंगे, आने वाले दिनों में हम दिल्ली का ऑर्डिनेंस ले आएंगे, आने वाले दिनों में हमने OROP कर दिया। OROP कितना बड़ा मुद्दा था, हमने वो कर दिया। आप देखिए ये सारी चीजें हैं। लेकिन जनता को तो पसंद वही आया ना कि 200 यूनिट बिजली हम मुफ्त दे देंगे या हम भत्ता दे देंगे। जनता ने यकीन किया। कर्नाटक में आपको विपक्ष में बैठना पड़ा ना, इसीलिए राजनीति ना करते हैं, ना करने की सलाह देते हैं। हम केवल ये बोलते हैं कि यदि मैं बोल सकती हूँ, वो टीना जी कह रही है कि अगर आप मुफ्त की कोई योजना चलाए तो आपके लिए वो कहते हैं कि वो कल्याण के लिए है, अगर कोई दूसरा अगर ऐलान करता है तो आप कहते हैं कि मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे हैं। नहीं, हमने लोगों को देश में आप अनाज दे रहे हो क्या ये बता दो। दे देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पे मुफ्त बिजली देने के लिए किसानों की बात कर रहे थे, वो क्या था? कल शिवराज सिंह कह रहे थे इस बात को कि 1,000 रुपए देंगे बताओ महीनों को, वो क्या है? देखिए इस समय जो है मानना पड़ेगा जनता को। ठीक है सलूजा साहब, यानी फ्रीबीज का जो चस्का आपने चढ़वा दिया, तमाम राजनीतिक दलों को उस पर आना ही पड़ रहा है ना। उसका नफा नुकसान देश की सेहत पर कितना होगा कितना नहीं होगा, ये तो इसका आकलन करने वाले विशेषज्ञ समझेंगे ना। दिल्ली 8 साल से दिल्ली में तेरे को घाटे में है सरकार हमारी, कोई घाटे में नहीं सरकार। ठीक है, कुछ नहीं होगा, मगर जनता में आपको विश्वास बनाना पड़ेगा। जनता के टैक्स पे पैसे से बनता तो ठीक है, नुकसान नहीं है, लेकिन ये बताइए बिजली कंपनियों का, सलूजा साहब, बिजली कंपनियों का कितना बकाया है दिल्ली सरकार पर कर्ज? एक चवन्नी बकाया नहीं है सर। हम लोग बकायदा इसका 1200 करोड़ रुपए दिल्ली में हर साल बजट हम लोग इतना रख सकते हैं। सर एक बार सलूजा साहब एक बार आंकड़े फिर से देख लीजिएगा, मैं आऊंगा। आपने कहा कि कोई बकाया नहीं है। लिखित आंकड़े देने के लिए तैयार करता हूँ, प्रवक्ता हूँ पार्टी का, वैभव की तरह नेता नहीं हूँ। क्या बात। रवि अरोड़ा साहब, इस पर एक रिएक्शन दीजिए, फिर मैं डॉक्टर टीना आपके पास आ रहा हूँ। सलूजा जी, देश का सर्वोच्च न्यायालय भी फ्री की रेवड़ियों पर चिंता जाहिर कर चुका है। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दिल्ली में आपने बिजली फ्री, पानी फ्री की योजना शुरू की। आज दिल्ली के हर घर को पीने का पानी खरीदना पड़ रहा है। पीने का पानी नहीं मिल रहा। कहीं ना कहीं जो पानी पहले साफ मिल रहा था, आज वही गंदा पानी मिल रहा है। 20 रुपए पर बोतल पर हर घर को लेनी पड़ रही है। दूसरा, बिजली की आप बात करते हैं तो बिजली, कमर्शियल बिजली इतनी महंगी हो चुकी है कि जो व्यापारिक टैक्स पेयर है उसको इतनी महंगी बिजली खरीदनी पड़ेगी कि मैं बता नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं फ्री बिजली और फ्री पानी की बात करते हैं, अच्छी बात है, पर जहां से आपने शुरुआत की वहां पर ही आज हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। तो कहीं ना कहीं ये सब मैं समझता हूँ ये गलत है। ठीक है, डॉक्टर टीना, एक फाइनल रिएक्शन आपसे संक्षेप में। देखिए, इन चुनाव के अंदर सबसे अहम मुद्दा जो है वो भ्रष्टाचार का है। आप देखिए कर्नाटक के अंदर भी, यहाँ पर भी, मध्य प्रदेश की बात करें, लगातार जहाँ भाजपा, यानी पायलट साहब के समर्थन में है आप? भ्रष्टाचार, बिल्कुल भ्रष्टाचार। देखिए भ्रष्टाचार फैल रहा है जहाँ भाजपा सरकार है, वहाँ भ्रष्टाचार नहीं। राजस्थान में तो आपकी सरकार है ना? सरकार नहीं, मैं मध्य प्रदेश की बात कर रही हूँ। मध्य प्रदेश में देखिए व्यापक घोटाला सबके सामने है, लेकिन सीबीआई किसके अंडर आ रहा है? कौन कब्जा किए हुए? भाजपा किए हुए। एक बार उनके सारे नेता जेल में होंगे, कोई हर बार बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अभी वैभव जी बहुत बड़ी बड़ी बातें फेंक रहे थे, ये मोदी जी से भी 2 कदम आगे हैं। हालांकि इनकी किस्मत में शायद प्रधानमंत्री बनना नहीं लिखा था, लेकिन जिस तरीके से ये फेंक रहे हैं, आप तो चाय की गैस की चाय बना लेते हैं, गंदी नाली की गैस। चले खैर, कुल मिलाकर जीत का फॉर्मूला सभी राजनीतिक दलों को निकालना आता है। सभी दलों को बस ये चाहिए कि किसी तरह से सत्ता की दहलीज तक पहुंचा जाए। उसके लिए चाहे साम दाम दंड भेद जिस चीज का इस्तेमाल करना पड़े, उससे पीछे नहीं हटेंगे कोई भी राजनीतिक दल। यानी जीत सबसे महत्वपूर्ण है। और खासतौर पर ये 3 राज्य तो ज्यादा कहीं ना कहीं महत्व भी रखते हैं, क्योंकि 2024 के पहले जो भी पार्टी इन चुनाव में जीत दर्ज करेगी, उत्साह बढ़ना तो लाजमी है। समय का अभाव है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ लोकतंत्र में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन एपीएन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।